हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था इकोसिस्टम, जिसके हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन, जो कि क्या है, एक इकोसिस्टम का फंक्शन है। और आज हम देखेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, ठीक है, जो भी क्या है, एक जो इकोसिस्टम है उसका फंक्शन है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था इस चैप्टर के कि जो इकोसिस्टम है ना, उसके कितने फंक्शन होते हैं, 4 फंक्शंस होते हैं, जिसमें पहला क्या है प्रोडक्टिविटी, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ क्या है न्यूट्रिशन साइकिल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। इससे पहले हमने 2 फंक्शन पढ़ लिए हैं, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी फ्लो क्या होता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में भी देख चुका है ये कि क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो सन से क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अब प्लांट जब सन से एनर्जी बना लेते हैं, जैसे ये क्या है सन, यहाँ से एनर्जी किसने बनाई है, एनर्जी बनाई है प्लांट्स ने, ठीक है, रेडिएशंस ली और अपनी एनर्जी बना ली। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, हर्बीवोर्स, ठीक है, यानी कि प्लांट्स को खाएंगे हर्बीवोर्स। तो जो ये प्लांट्स की एनर्जी है वो किस में आ जाएगी, हर्बीवोर्स में आ जाएगी। फिर ये जो हर्बीवोर्स हैं इसको कौन खाएगा, इन हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। और कार्निवोर्स के अंदर किसकी, जो हर्बीवोर्स हैं इनकी एनर्जी चली जाएगी। तो एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है, प्लांट से सबसे पहले एनर्जी कहाँ पे चली गई, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स से एनर्जी कहाँ फ्लो हो गई, कार्निवोर्स के अंदर। ऐसे जो एनर्जी है वो फ्लो करती है एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स में। Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystems on earth. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है, ठीक है, उनमें क्या है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ क्या है, सन, ठीक है। सभी इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, ठीक है। सन से ही क्या कर रहे हैं, प्लांट्स क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाते हैं। तो सभी जो इकोसिस्टम है अर्थ के ऊपर, उन सब में जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो तो सन है, लेकिन एक को छोड़ के, वो एक क्या है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। क्योंकि डीप सी का क्या मतलब है, जो समुद्र की गहराई है ना, वहाँ पे जो सन की लाइट है वो नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो डीप सी के अंदर जो स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज वगैरह, वो क्या करती हैं, सन से एनर्जी नहीं बनाती हैं। तो वो उसका मतलब वो कैसे एनर्जी बनाएंगी फिर, तो वो एनर्जी बनाती है थ्रू केमिकली, ठीक है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। तो अब इसका क्या मतलब है कि अर्थ पे जितनी भी सोलर रेडिएशंस आती है ना, उन जो टोटल सोलर रेडिएशंस हैं उनका 50% से भी कम जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं वो होती हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PAR। तो जो ये PAR है ना, इन्हीं की मदद से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना वो होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इनकी प्लांट्स के लिए क्या जरूरी है, PAR, यानी कि टोटल जो रेडिएशन है उससे कम 50% से भी कम क्या है, PAR, जो कि PAR क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। यही क्या करती हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। We know that plants and photosynthetic bacteria, autotrophs, fix sun radiant energy to make food from simple inorganic materials. तो जैसा कि हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं एंड जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो भी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो सन्स की रेडिएशन है उनसे क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, इनकी फूड बना रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स का भी यूज़ करते हैं साथ साथ में। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं, जैसे CO2 हैं, वाटर है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल से लेते हैं। इनकी मदद से क्या करते हैं ये प्लांट्स एंड जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स capture only 2 to 10% of the PAR and this small amount of energy sustains the entire living world. तो अब क्या है, जो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है यानी कि PAR है, इनका सिर्फ 2 से 10% तक ही जो PAR है उसको जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है।
और सिर्फ इस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही क्या करते हैं, ये पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है इसको चलाते हैं प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि क्या करेंगे, जो PAR 2 to 10% PAR ले रहे हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इनसे क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाते हैं। और फिर ये एनर्जी क्या करती है, जैसे यहाँ से सन से एनर्जी प्लांट्स ने बनाई, प्लांट्स से फिर वो एनर्जी हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गई, ऐसे ये एनर्जी फ्लो करती रहती है। तो इससे क्या होगा, जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो चल पा रहा है। अगर यहाँ पे एनर्जी प्लांट्स बनाएंगे ही नहीं ना, तो पूरा जो धरती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो वर्ल्ड नहीं चल पाएगा। So it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through different organisms on an ecosystem. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जो ये सोलर एनर्जी है इसको प्लांट्स कैप्चर करते हैं और फिर ये जो एनर्जी है फ्लो करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में। जैसे कि ये क्या है, सन से क्या किया, जो 2 to 10% PAR है वो किसने ले ली, प्लांट्स ने ली। अब इन प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाई, एनर्जी बनाई। फिर ये एनर्जी कैस में जाएगी, हर्बीवोर्स में, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे। तो इनकी प्लांट्स की जो एनर्जी है वो हर्बीवोर्स में जाएगी, ठीक है। फिर हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स, जो कि क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इनकी वजह से क्या होगा, जो हर्बीवोर्स की एनर्जी है वो कार्निवोर्स में आ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, वो एनर्जी फ्लो करती रहेगी इकोसिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। All organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly. और ये जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, डिपेंड इंडिपेंडेंटली एंड डिपेंडेंटली भी। अब कैसे, जैसे कि ये क्या है, हर्बीवोर्स हैं, ये तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कार्निवोर्स हैं ये भी तो जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, तो ये हर्बीवोर्स तो इन पे ही डिपेंड है ना, प्लांट्स पे ही अपने खाने के लिए। तो ऐसे डायरेक्टली तो जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कौन है, जैसे कार्निवोर्स हैं जो कि प्लांट पे डिपेंड हैं, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू हर्बीवोर्स, ठीक है। क्योंकि ये खा रहे हैं हर्बीवोर्स को, लेकिन हर्बीवोर्स तो प्लांट्स को खा रहे हैं ना, तो इसीलिए ये इनडायरेक्टली जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, कौन है, कार्निवोर्स। So you find unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers. तो अब जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में। ऐसे तो एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है, एक दिशा में हो रही है, यूनिडायरेक्शनल हो रही है। कैसे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर, ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस एनर्जी को कौन ले रहा है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन, एनर्जी को कौन लेगा, कार्निवोर्स। तो ऐसे जो एनर्जी है वो कहाँ फ्लो कर रही है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ, ठीक है। इन दिस इज कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे क्या हो रहा है, जो ये इकोसिस्टम है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉलो हो रहा है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक ही दिशा में फ्लो कर रही है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्दर, इकोसिस्टम्स आर नॉट एक्सेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है कि छूटना, यानी कि जो इकोसिस्टम है ना वो भी क्या है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना उसको फॉलो करता है, वो भी इससे छूटा नहीं है, ठीक है। क्योंकि दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या करता है कि जो एनर्जी फ्लो होती है ना, वो क्या कहता है कि जो एनर्जी फ्लो हो रही है तो कुछ एनर्जी जो है ना वो हीट की फॉर्म में लॉस होती है। जैसे कि अब यहाँ से क्या है, प्लांट से एनर्जी कहाँ पे फ्लो हुई, हर्बीवोर्स में, तो यहाँ से कुछ जो एनर्जी है ना वो लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसे ही जब हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जो एनर्जी फ्लो हुई तो यहाँ से भी कुछ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। तो ऐसे क्या है कि जो एनर्जी जब फ्लो करती है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में, तो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस होती है, निकल जाती है, ठीक है। तो अब जो एनर्जी का इनपुट है ना, अगर वो कम हो जाएगा यूनिवर्स में,
जैसे कि अगर एनर्जी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, जो यूनिवर्स है वो अनस्टेबल होने लगेगा। ठीक, इसीलिए जो रेडिएशंस है ना वो कंटिन्यूअसली आनी चाहिए। ठीक है, अगर रेडिएशंस कंटिन्यूअसली नहीं आएंगी तो जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी नहीं बना पाएंगे और जो यूनिवर्स है वो अनस्टेबल हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो सन से रेडिएशन आ रही है ना वो कंटिन्यूअसली लगातार आती रहनी चाहिए। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो लगातार आए, जिससे क्या है जो ये यूनिवर्स है वो स्टेबल रहे और जो एनर्जी है उसका फ्लो होता रहे इकोसिस्टम के अंदर। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये सन है ना ये कितनी जो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि जो PAR है यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो आ रही हैं सन से, जो किसके लिए हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जिनकी वजह से करते हैं। तो ये जो PAR है वो कितना है, 2 से 10% है, जो कि प्लांट्स किस में यूज़ कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में। तो हमने लास्ट में देखा था ना GPP एंड NPP के बारे में। तो ये जो 2 to 10% जो PAR है ना ये क्या है, GPP है यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर ये GPP कितना है 2 से 10% यानी कि ये टोटल जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए वो कितनी है 2 से 10%। ठीक है, जो टोटल GPP है। लेकिन रेस्पिरेटरी लॉस है ना उसमें लगभग 20% इसका, जो 2 to 10% है इसका 20% जो है वो लॉस हो जाता है रेस्पिरेटरी लॉस के अंदर। ठीक है, तो अब इससे जो NPP बचा, क्या बचा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी बची है अब, 1.6 to 8%। अब ये जो NPP है जो प्लांट्स के अंदर बची है ये क्या है, टोटल जो हार्बिवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, वो क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये जो है NPP ये प्लांट्स में बची है टोटल एनर्जी, और इस एनर्जी को आगे हर्बिवोर्स यूज करेंगे, उसके बाद कार्निवोर्स में जाएगी। ठीक है, और फिर जब हर्बिवोर्स इसको एनर्जी को लेंगे तो इसमें से भी कुछ हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। फिर हर्बिवोर्स से जब ये कार्निवोर्स में जाएगी तो यहाँ से भी कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत कम बच रही है आगे, क्योंकि टोटल जो GPP है वो कितना था, PAR जो फोटोसिंथेटिकली जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं वो है 2 to 10%। ठीक है, जिसमें से 20% रेस्पिरेशन में लॉस हो गई और इसका फिर कितना बचा, 1.6 to 8% टोटल NPP बचा। इस NPP को आगे जो है वो एनर्जी फ्लो में यूज़ होगी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में। NPP में से फिर जो हार्बिवोर्स हैं वो इसको यूज़ कर लेंगे, हार्बिवोर्स के बाद कार्निवोर्स यूज़ कर लेंगे, ऐसे फिर ये एनर्जी फ्लो में NPP यूज होगी। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। क्यों, क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। ठीक है, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स। एंड जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं, हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसके अंदर मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है, हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन वुडी प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, और वुडी प्लांट्स को खाने के बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं वो भी कुछ बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ बायोमास बनाते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या हुए, प्रोड्यूसर्स हुए। एंड लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। एंड जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर भी क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड कुछ हायर प्लांट्स। ठीक है, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। You have read about the food chains and web that exist in nature. तो आपने पढ़ा होगा जो हमारे नेचर में फूड चेन एंड वेब हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे हमने लगभग 10th क्लास में शायद देखा था फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। तो इसमें जो बहुत सारी फूड चेन मिलके क्या बनाती हैं, फूड वेब। वेब क्या होता है, एक तरह से जाल। ठीक है, तो बहुत सारी फूड चेन मिलके क्या बनाएंगी, फूड वेब। तो फूड चेन को हम लोग एक डेफिनेशन के अंदर क्या बोलते हैं, फूड चेन क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
ठीक है, यानी कि ये क्या है, सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो होता है। ठीक है, एक से दूसरे में, यानी कि इसको बोलते हैं हम ईटिंग एंड बीइंग ईटर। जो ईटिंग है मतलब जो खा रहा है, और जो जिसको खा रहा है, तो ये एक सीरीज है, ठीक है, जो कि चलती रहती है, और ये एनर्जी है उनका ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स में, एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, starting from the plants or producers, food chain or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turns in food for another। तो जो ये फूड चेन और फूड वेब है वो कैसे स्टार्ट होती है नेचर में, प्लांट्स से। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स। प्लांट्स क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो जो हर्बीवोर्स हैं उनके लिए फूड कौन है, प्रोड्यूसर, यानी कि वो किसके ऊपर फीड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। कार्निवोर्स का फूड क्या है, हर्बीवोर्स। तो किसको फीड कर रहे हैं जो कार्निवोर्स हैं, वो हर्बीवोर्स को। ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक एनर्जी फ्लो या एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। और ये जो चेन और वेब है ये कैसे बनती है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी की वजह से, क्योंकि प्लांट्स पे डिपेंड है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स पे डिपेंड है कार्निवोर्स। ऐसे क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इनसे मिलके क्या बन रहा है फिर, बहुत सारी जो चेन है फूड चेन, उनसे मिलके बनती है फूड वेब। ठीक है, no energy that is trapped into an organism remain it forever. The energy trapped by the producer hence is either passed on to a consumer or the organisms die. Death of organisms is the beginning of the detritus food chain or food web. तो इसका क्या मतलब है, नो एनर्जी ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म मीन्स कि कोई जो एनर्जी है ना वो एक जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर रहती नहीं है, वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, ये जो प्लांट है इसको किसने खा लिया, डियर ने। ठीक है, प्लांट्स को खाया डियर ने। अब डियर के अंदर कौन की एनर्जी आई, प्लांट से एनर्जी आई। ठीक है, तो अब जो ये डियर है ना, क्या इसके अंदर ये एनर्जी ऐसे ही थोड़ी ना पड़ी रहेगी, तो ये जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी लायन में, क्योंकि जो लायन है वो खा लेगा डियर को, तो इसके अंदर वो एनर्जी नहीं रही। ठीक है, इसने आगे ट्रांसफ़र किस में हो गई, वो लायन के अंदर। तो ऐसे ही इसमें बताया कि कोई भी जो एनर्जी है ना वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिमेन यानी कि ट्रैप्ड नहीं रहती है, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। और फिर ये जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे। ठीक है, और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं फिर वो आगे जो ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी को किस में, हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में। ऐसे जो एनर्जी है वो पास्ट होती रहती है। ठीक है, मरने के बाद भी जो ऑर्गेनिजम्स है अगर उसकी डेथ हो जाती है ना, तो भी जो डेड एंड डिके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन खाते हैं, डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट या फिर एनिमल मैटर। तो उनको क्या करेंगे, डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं या फिर तोड़ देते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। तो अब जो ये बिगिनिंग है, जो डेट्रिटस फूड चेन है या फिर फूड वेब है, उसकी जो बिगिनिंग है, उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, जैसे किसी प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई, तो उसको कौन फीड करेगा, डीकम्पोजर्स। उसको वो उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर वो आगे की जो एनर्जी फ्लो प्रोसेस है वो डेट्रिटस फूड चेन में चलेगी। ठीक है, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। तो हम जानते हैं कि जो सभी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड है अपने खाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स को खा रहा है कौन, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खा रहा है कार्निवोर्स। तो अब जो ये हर्बीवोर्स है इसको मान लो कार्निवोर ने खाया, और जो हर्बीवोर है ये किसको खाएगा, प्लांट्स को। तो प्लांट्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स। ठीक है, और उसके बाद हर्बीवोर्स को खा रहा है लायन। तो इसका क्या मतलब, अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर ये जो हर्बीवोर है वो मर जाएगा, और ये हर्बीवोर मर गया तो इसकी वजह से जो कार्निवोर है वो भी मर जाएगा। तो ऐसे ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड हैं ये, फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है,
दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेटेरोट्रॉप। तो ऐसे जो ये सभी एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, ये सभी डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो या फिर वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स। और इनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। जैसे हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर। जैसे हर्बीवोर्स हैं वो क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। कार्निवोर्स क्या हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड इनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉप्स। इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। अगर वो प्लांट्स को खा रहे हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। मीन्स कि जो हर्बीवोर्स हैं उन्हीं को बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। They are called primary consumer, and if the animal eat other animals which in turn eat the plants or they produce they are called secondary consumers. And जो ये herbivores हैं इनको अगर कोई खा रहा है वो क्या होते हैं? consumers, ठीक है, मतलब वो होते हैं कार्निवोर्स। और ये जो कार्निवोर्स हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर्स टू। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स भी होते हैं जो इन कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो क्या हैं? हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट्स को खा रहे हैं। Some common herbivores are insects, birds, mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें जो कॉमन हर्बीवोर्स हैं वो क्या क्या हैं? इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं या फिर वो मैमल्स हैं, ठीक है। एंड जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या है? मॉलस्का। मॉलस्का क्या होते हैं? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। जो हमारा फाइलम्स है ना उनमें सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम है वो किसका है? मॉलस्का का है, ठीक है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो क्या है? आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। And the consumers that feed on these herbivores are carnivores और correctly primary carnivores। और जो ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। और इनको हम लोग और क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है, क्योंकि इन कार्निवोर्स को भी कोई खाता है ना तो वो होते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स थ्रू सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स for food and labor secondary carnivores simple grazing food chain GFC is depicted below। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजिंग फूड चेन का फिगर, इसमें दिखा हुआ है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे कि ग्रास एंड प्लांट्स हैं। ग्रास एंड प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको खाता है कौन? हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे गॉट क्या है? हर्बीवोर है, ठीक है। अब गॉट हर्बीवोर होगी तो हम इसको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये जो हर्बीवोर है या फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनको कौन खाता है? मान लो मैन खा रहा है, तो मैन यहाँ पे क्या है? कार्निवोर हो गया। एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ना इनको भी कोई खाएगा तो हम उसको बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स या फिर टॉप कार्निवोर या फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी कार्निवोर्स हो गया मैन, अगर मैन को कोई खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये सिंपल जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसका फिगर या फिर उसका फ्लो, एनर्जी फ्लो। द डेट्रिटस फूड चेन बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो डेट्रिटस फूड चेन है वो कहाँ पे शुरू होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। या फिर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, प्लांट डेड भी हो सकता है, एनिमल डेड भी हो सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? जो डेट्रिटस फूड चेन है ये स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कौन खाता है या फिर उनको कौन ब्रेक डाउन करता है? डिकम्पोजर्स, ठीक है। जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया। तो ये जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डीकम्पोजर्स हैं, वो क्या हैं, फंगी या फिर बैक्टीरिया हैं, और वॉर्म्स भी हो सकते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस। तो ये जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करते हैं, इन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेट्रिटस है उससे। एंड दीज आर ऑल्सो नॉन है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपने खाने के लिए। डिकम्पोजर्स सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्सॉर्ब्ड बाय देम। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम से सीक्रेट करते हैं, किसको, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो इनको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ सकें, ब्रेक डाउन कर सकें, ताकि ये इजीली एब्जॉर्ब की जा सके, ठीक है। तो अब जो ये डिकम्पोजर्स है ना, वो उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो डेट्रिटस फूड चेन है, इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है, डेट्रिटस से। डेट्रिटस क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पे, डेट्रिटस, ठीक है, क्योंकि डेट्रिटस को क्या करेगा, जो अर्थवॉर्म है, ठीक है, जो डेट्रीवोर है वो खाएगा। उसके बाद जो ये अर्थवॉर्म वगैरह है इनको कौन खा लेंगे, जैसे स्पैरो। स्पैरो को कौन खा लेंगे, फाल्कन। तो इस तरह ये जो डेट्रिटस फूड चेन है वो चलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट जो डेट्रिटस, तो ये जो डेट्रिटस फूड चेन में इसमें क्या है, ये जो है डेट्रिटस क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि टेरेस्ट्रियल जो उनमें है कि सन है, तो इस तरह यहाँ पे क्या है, डेट्रिटस। इस डेट्रिटस को कंज्यूम करेगा अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, हर्बीवोर हो गया, ठीक है। अब इस जो अर्थवॉर्म है इसको कौन कंज्यूम करेगा, स्पैरो। तो स्पैरो क्या हो गया यहाँ पे, कार्निवोर, ठीक है। और स्पैरो को कौन कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कार्निवोर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि ये फर्स्ट कंज्यूमर है अर्थवॉर्म, सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे स्पैरो है, एंड टर्शरी कंज्यूमर क्या है यहाँ पे, फाल्कन, ठीक है। तो ऐसे ये जो डेट्रिटस फूड चेन है वो चलती है। In an aquatic ecosystem, GFC is major conduit for energy flow. तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर जो मेजर एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रेजिंग फूड चेन की वजह से, ठीक है। यानी कि ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें जो मेजर एनर्जी फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है, GFC में, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन में। As against this, in terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. लेकिन जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें जो मेजर एनर्जी फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डेट्रिटस फूड चेन की वजह से, DFC की वजह से, ठीक है। और जितना मतलब GFC है वो तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रहा है, और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादा एनर्जी फ्लो किसकी वजह से हो रही है, डेट्रिटस फूड चेन की वजह से। डेट्रिटस फूड चेन may be connected with a grazing food chain at some levels. Some of the organisms of DFC as prey to the GFC animals, and in natural ecosystems some animals like cockroaches, crows, etc. are omnivores. एंड कुछ लेवल्स पे क्या है, जो ये डेट्रिटस फूड चेन है ना वो कनेक्टेड है ग्रेजिंग फूड चेन से भी, क्योंकि क्या होता है, जो डेट्रिटस फूड चेन है वो एक तरह से प्रे की तरह काम करते हैं, जैसे कि प्रे होता है एंड प्रीडेटर होता है ना, तो यहाँ पे प्रे किसके अंदर, डेट्रिटस फूड चेन के अंदर, एंड जो ये प्रीडेटर हैं ये किस में है, ग्रेजिंग फूड चेन में, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में जो ये दोनों फूड चेन है ना वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि प्रे की तरह किस में वर्क हो रहा है, डेट्रिटस फूड चेन में, और प्रीडेटर कैसे वर्क करते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं कॉकरोच, क्रोज के, क्योंकि ये जो कॉकरोच या फिर क्रो हैं वो किसको खाते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह को, तो जो अर्थवॉर्म वगैरह हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, डेट्रिटस फूड चेन में, ठीक है। तो इनको कौन खा लेता है, ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स, जैसे कि कॉकरोच एंड क्रो। जो कॉकरोच एंड क्रो क्या हैं, ओमनिवोर्स हैं, यानी कि वो दोनों चीज़ खाते हैं।
एंड दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट एज फूड वेब। तो ऐसे ये जो दोनों फूड चेन है, जैसे कि ये डेट्रिटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन, इनके इंटरकनेक्शन को क्या बोलते हैं हम? फूड वेब। यानी कि बहुत सारी ये जो फूड चेन है मिलके क्या बनाती हैं? फूड वेब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि उसके बाद फिर जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।